हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ हम आपके साथ यहाँ पार्लियामेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं जो क्लास 8 का टॉपिक है। और नॉर्मल भी जो स्टूडेंट हैं जिन क्लासों में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक और अदर कंपटीशन एग्जाम एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स हो या वनडे एग्जाम्स हो, एसएससी जीडी वगैरह हो, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ कोई मैं पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि क्लास 8 में पार्लियामेंट का टॉपिक है। क्लास 9 में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ वहाँ पे पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। और क्लास 11th में ही पार्लियामेंट का टॉपिक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड फीचर्स, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उससे बारे में ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे स्पेशल जो ये टॉपिक है यहाँ मैं लेके आया हूँ आपके सामने, मेरे स्पेशल फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए है। उनकी रिकमेंडेशन पे मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बहुत सारी बात आपके साथ करूंगा। तो यहाँ मैं टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है हमने कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट एक सिस्टम है पूरा। अगर मैं बात करूँ कि जैसे इसी के पॉइंट कुछ मैं पढ़ के बता दूं, ये भी बहुत ही प्यारे पॉइंट है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तो सभी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये दा है, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग ऑफ द बॉडी। तो पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट जो रहता है वो आपका सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। इंडिया में सबसे बड़ा कानून बनाने वाली संस्था है, लॉ मेकिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल एंड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज द आंसरेबल टू सिटीजन। तो ये रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन है? लोगों का। और ये जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको आंसर देने का काम किसको है? सिटीजन को। मतलब आंसरेबल रहती है, आंसरेबल टू दी सिटीजन। पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। एक कोड है, स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या है? आपका टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि जैसे यहाँ लिखा है, पार्लियामेंट की एक बेसिक चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट स्पेशल लॉ मेकिंग का काम करती है। लॉ मेकिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे मैं बात करूं कि पार्लियामेंट जो है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्री पिलर हैं। पहला पिलर है लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर। दूसरा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेजिस्लेचर को, जो लेजिस्लेचर है, इसका काम है लॉ मेकिंग। और इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं, वो हम देखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये हम देखने वाले हैं सारे पॉइंट। ये बेसिक चीज मैंने बता दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्री पिलर है। देर आर थ्री पिलर। फर्स्ट इज अ लेजिस्लेचर, सेकंड इज अ एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज अ जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इम्प्लीमेंट का, जुडिशरी का काम है इन्वेस्टिगेशन का। तो मैंने एक हल्का सा इमेज आपके सामने लिया है इंडियन पार्लियामेंट का। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हल्का सा इंट्रो हो गया। ये पॉइंट आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ये तो सभी जानते हैं। पार्लियामेंट द सुप्रीम लॉ मेकिंग ऑफ द बॉडी है। और ये लोगों को, इंडियन सिटीजन को आंसरेबल रहती है। और एक हल्का सा कोट है टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये कंपटीशन एसएससी जैसे एग्जाम से अदर में आ भी जाता है कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने नेक्स्ट जो यहाँ पे हेडिंग है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। 8 क्लास में या जो आपके 11 क्लास में सीधा आता है कि पार्लियामेंट की हमें नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ बढ़ा के यहाँ पे रीड करके दिखाता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंट ऑफ वॉइस ऑफ द इंडियन सिटीजन।
ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? इंडियन सिटीजन के द्वारा। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट वॉइस, जो इंडिया के सिटीजन की जो आवाज़ है, जो उनकी डिमांड्स है, जो नीड है, वो फुलफिल करने का काम करती है कौन? पार्लियामेंट। अब यहाँ वर्ड का जो मतलब है कि रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल का मतलब है, जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए। अब एमएलए आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे पार्लियामेंट में। जैसे कि किसी भी एक एरिया की बात करूं, कोई भी एरिया है, उस एरिया से किसी एक एमपी को इलेक्ट किया गया। अब वो एमपी या तो वो लोकसभा का हो सकता है, या तो वो कहाँ का, या वो लोकसभा का होगा, या फिर कहाँ होगा, आपका राज्यसभा का, इनमें से कहीं का हो सकता है। अब जिस एरिया से ये है, मैं मान लो कि दिल्ली के किसी भी एक एरिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के किसी एक क्षेत्र से, या फिर किसी भी इंडिया के किसी भी एक जगह का आप मेंबर ले लो, वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उस क्षेत्र को, मतलब कि उस एरिया को। अब वहाँ के लोगों की जो डिमांड होगी, डिमांड का मतलब है कि जो डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन हो, मैंने बात क्या कही, या फिर वो एजुकेशन हो, एजुकेशन से रिलेटेड बात हो, या फिर वो आपका हॉस्पिटल को लेके बात हो, या फिर वो आपकी रोड्स कंस्ट्रक्शंस, या फिर आपका वहाँ पे हेल्थ इशू, या फिर और भी टाइप्स की नीड होगी। तो इन सब का काम, जो नीड होती है बेसिक, उन सबको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बन के उसको क्वेश्चन को मतलब वहाँ पे आस्क करेंगे और उसके लिए कानून बनाने की बात कहेंगे, जिस जगह जो ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ और बात करते हैं लॉ मेकिंग। तो ये क्या करती है? लॉ मेकिंग का काम करती है। इट्स मेक द न्यू लॉज, ये क्या करती है? नए कानून बनाती है। एंड चेंज और द रिमूव ओल्ड वंस, और पुरानी चीज़ों को में बदलाव कर सकते हैं, जिसे हम अमेंडमेंट कह सकते हैं। फिर आता है अगला हेडिंग है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट कीप्स अ चेक ऑन मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, तो ये पूरे गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखने का भी काम करते हैं। एवरी मिनिस्टर को चेक करती है कि वो मिनिस्टर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और क्या कह रहा है, हर मिनिस्टर को चेक करेगा और उसके काम को भी क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। ये बेसिक चीज़ें इसकी होती हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन, पार्लियामेंट में जो भी इंडिया के इशू है, इंपॉर्टेंट इशू, जैसे डिबेट्स होंगी और डिस्कशन होगा। डिबेट और डिस्कशन में इशू ऑफ द पब्लिक, तो पब्लिक के इशू क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कस्ड, और उनको भी डिस्कस किया जाएगा। अप्रूवल और टैक्स एंड बजट, जैसे कि अभी जो हमारे प्रेजेंट में गवर्नमेंट है और हमारे प्रेजेंट में पीएम है नरेंद्र मोदी जी, अभी जैसे कि जीएसटी पास किया, तो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है ये जीएसटी लाई। तो अब ये जीएसटी की जो नई स्लैब आई, ये 4 स्लैब में इसको पास किया गया था। जैसे कि मैं बात करूं 5%, 12% और आपका 18% और 28%, ये उसकी 4 स्लैब थी, मतलब 4 पार्ट में था। और इसको अप्रूव किया। टैक्स और बजट, तो इसको भी मतलब पास करने का काम, अप्रूवल देने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। गवर्नमेंट ऑफ कैन नॉट स्पेंड मनी विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट उसको अप्रूवल ना दे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पीछे वाली वीडियो में कि पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। आप ये ना समझना कि पार्लियामेंट का मतलब कुछ अलग है। पार्लियामेंट जब तक ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट यहाँ पे काम एक साथ नहीं करेंगे, तब तक एक कंप्लीट पार्लियामेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लॉ मेकिंग लिखा है ना, लॉ मेकिंग जब यहाँ किया जाता है, तो मैं यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ। जब लॉ मेकिंग होता है तो लॉ मेकिंग में जितना इम्पोर्टेंट लोकसभा है उतना ही इम्पोर्टेंट राज्यसभा है। मान लीजिए कोई बिल आया और लोकसभा ने उसको पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, देखें अभी अप्रूवल प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं दिया गया, तो ऐसे में क्या होगा? जब तक ये प्रेसिडेंट अपनी फाइनल अप्रूवल, फाइनल साइन नहीं कर देगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा, लॉ मेक नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना मेरे फ्रेंड्स बात, कि लोग यहाँ पार्लियामेंट का मतलब है, जो मैंने ऊपर ये हेडिंग आपको बताई लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग यहाँ पे जब तक नहीं होगा, जब तक ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं देंगे?
अप्रूवल नहीं देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ याद रखना। पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि देर आर थ्री पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा एंड थर्ड इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा, जैसे आप मुझे, चलो मैं आगे और करूंगा बात, आगे देखते हैं। प्रोटेक्ट्स ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, ये कहता है जो इंडियन सिटीजन है उनके राइटों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि इंश्योर इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी, इक्वलिटी जस्टिस, तो क्या करता है ये, इक्वलिटी को, जस्टिस मतलब न्याय, और लिबर्टी को एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार का यहाँ पे प्रोविजन किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस बातें करता है। मैं यहाँ पे और भी चीज़ें आपको अलग से डिफाइन करूंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं यहाँ डाटा लेके आया हूँ, यहाँ जो बच्चे हैं जो मतलब एग्ज़ाम 8 क्लास या 9 या 10th क्लास में जिसमें टॉपिक है, मैं स्पेशली 8 क्लास का टॉपिक है और स्पेशली फाउंडेशन लिए बच्चों के लिए है, बाकी और भी स्टूडेंट हैं आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और भी चीज़ें आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। अब आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउस, जैसे मैंने अभी दो बात की थी कि इंडिया पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक है लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ मैंने जो आपके सामने इमेज यहाँ पे ली है वो आपकी लोकसभा की इमेज है। क्या, कौन सी इमेज है, लोकसभा की। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, तो लोकसभा क्या कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, एसी को लोअर हाउस कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं, इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने का काम जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, वाई दी पीपल, कौन करेंगे, वाई दी पीपल, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल। तो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसे लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला पॉइंट है लोअर हाउस कहते हैं। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इनके मेंबर को, जैसे कि इनके मेंबर कौन होंगे, इनके जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो कौन होते हैं, एमपी, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और इनको डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बात करूंगा अगर मैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होती है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या एक डाटा दिया, लेकिन थोड़ा मैं इसमें और बात बता दूं कि क्या क्या हुआ अभी, कुछ इसमें बदलाव या चेंजिंग किए गए कि जब स्टार्टिंग में पार्लियामेंट बनाया गया और ये सब चीज़ें थी, तो हमारे पास एक प्रोविजन था कि हम कितनी सीटें रखें। तो उस समय हमने सीटें रखी 552, तो 552 सीटें रखी। अब जिसमें से हमने क्या किया, 530 530 सीट दे दी हमने स्टेट को, और 20 सीट दे दी हमने यूनियन टेरिटरी को। अब दो सीटें थी, वो दो सीटें थी हमारी नॉमिनेटेड बाय दी प्रेसिडेंट, मतलब दो ऐसे मेंबर होंगे जिनको हम यहाँ कहते हैं एंग्लो इंडियन, ये लिखा है आपका एंग्लो इंडियन, तो दो एंग्लो इंडियन मेंबर होंगे और उनको दो सीटें होंगी, ऐसे करके पूरा ये डाटा कंप्लीटली हो जाता है 552। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंटली अभी कितना डाटा है, कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है, तो थोड़ा ये आप ध्यान दे दीजिए कि बात 545 पर इलेक्शन होता था, लेकिन अभी 2020 में हुआ क्या, ये बात है 2020 की। 2020 में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट करके और ऐसे करके देश कंटिन्यू कर दिया कि इसको एंग्लो इंडियन सीट को, मतलब जो दो एंग्लो इंडियन सीट है इनको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया, और ऐसे करके अभी प्रेजेंट में 543 सीटों पर क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। कितनी सीटों पे, 543। फिर आप कहोगे कि सर ठीक है ये तो डाटा हमारे पास हो गया, +2 अगर इसमें हम कर देते हैं, ये 54 तो था, लेकिन इसमें से +7 सीटें हैं कहाँ अभी प्रेजेंट में। मैं यहाँ दोस्त, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वीडियो देखेंगे, बहुत सारे यहाँ टीचरों से भी डाटा ये पढ़ रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, तो मैं ये चाहूँगा कि इसका आंसर आप मुझे अगर दें कमेंट सेक्शन में कि आज प्रेजेंट में 7 सीटें कहाँ रिजर्व करके रखी हैं, और हैं तो कहाँ हैं, कि 552 की बात हुई थी, दो तो ठीक है एंग्लो इंडियन था उनको हटा दिया, तो टोटल 550 हुआ, तो ये 7 सीटें कहाँ हैं, इनका इलेक्शन होता है या नहीं होता है, तो आप इनका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। नहीं होता है तो फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर जरूर आपको दूंगा। तो यहाँ हुआ कि यहाँ पे 2020 में प्रोविजन किया और प्रोविजन डिसकंटिन्यू इन 2020 में इनको हटा दिया गया। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा अमेंडमेंट है, किस अमेंडमेंट के तहत इन दो सीटों को, एंग्लो इंडियन की सीटों को मतलब डिसकंटिन्यू किया, रिमूव किया, तो आप भी आंसर दे सकते हैं। देखो अभी यही बात है, मैं बोल रहा था कि स्पष्ट लिखा है इसमें कि प्रेजेंटली 543, तो 543 मेंबर हैं, और इनका अगर मैं टेन्योर की बात करूं, इनका मतलब
टर्म की बात करूं तो 5 ईयर होता है। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और इनका जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वो यहाँ पे जाके क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। कौन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ कौन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो मेजोरिटी ऑफ लीडर जो होता है, जैसे मेजोरिटी लीडर भी कहा जाता है या मेजोरिटी ऑफ लोकसभा कहा जाता है, तो वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और फिर वही जाके इंडिया गवर्नमेंट का हेड भी बनता है, तो जिसे हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहेंगे। याद रखना एक बात कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि उसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाएगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा, पीएम को, ना कि ये कहा जाएगा हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, ना हेड ऑफ द स्टेट बोला जाएगा। हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया का हेड कौन होगा, तो वो होगा आपका प्रेसी। कौन होगा, प्रेसी। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आप थोड़ा दे सकते हो। इसलिए मैं कुछ आर्टिकल भी बता दूं, जैसे कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल का है, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आर्टिकल अगर मैं 52 की बात करूँ, आर्टिकल 52 कहता है इंडिया, आर्टिकल 52 कहता है इंडिया हैव अ प्रेसी, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। फिर पहला, दूसरा आर्टिकल यहाँ कहता है, आर्टिकल 53 कहता है, जो मैंने यहाँ बात बोली ना, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 53 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर हैव द प्रेसिडेंट। तो इंडिया में जितने भी और एग्जीक्यूटिव पावर होगी सारी किसके पास होगी, प्रेसिडेंट की पास होगी, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है। अब यहाँ डायरेक्टली ये पावर नहीं दे के रखे हैं किसको, मतलब कि पीएम को, लेकिन यहाँ पे एक पीएम के लिए एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 72, आर्टिकल सॉरी 74 कहता है आर्टिकल कि जो आर्टिकल 74 एक यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, कैबिनेट होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल होगी जो क्या करेंगे, इंडिया का जो पीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा पीएम, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करेगी किसको, किसको करेगी, प्रेसिडेंट को। किसी भी प्रकार का डिसीजन हो, किसी भी प्रकार का लॉ मेकिंग हो, या किसी भी प्रकार को, किसी भी प्रकार का इंडिया से रिलेटेड कोई बात होगी, चाहे वो लॉ मेकिंग को लेकर के बात हो, या फिर आपके किसी कंट्री के साथ किसी ट्रेड को लेके बात हो, या कोई एग्रीमेंट की बात हो, या कोई किसी भी टाइप की बात हो, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, इसके से रिलेटेड बात कौन करेगा, वो बात करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा पीएम, और पीएम हेल्प करेगा प्रेसिडेंट को। और ये बात बोली आर्टिकल 74 में, और ये आर्टिकल कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी अलग से आर्टिकलों की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अभी हमने लोकसभा देखा, अब ये राज्यसभा की हम बात करते हैं आपके सामने। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस के साथ साथ इसे फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा लोकसभा, तो लोकसभा को यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेकंड हाउस, इसको क्या कहा जाता, सेकंड हाउस। और राज्यसभा को बोला जाता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्यों बोला जाता है, इसे अपर हाउस कहते हैं, ध्यान से सुनना। अपर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट होता है। ध्यान से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये वाला जो होता है वो टेम्पररी होता है, जो लोकसभा रहता है वो कैसा रहता है, टेम्पररी। टेम्पोररी रहता है, क्योंकि कभी भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर पीएम अपनी मेजोरिटी खो देता है, या पीएम अपनी जो मेजोरिटी खोने के बाद, या फिर किसी प्रकार का कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशन काम होता है, तो या फिर इमरजेंसी वाले कॉन्सेप्ट में, तो इस प्रकार के कंडीशन में, या नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन नहीं ला पाता पीएम, तो इस सारी कंडीशन में हो जाता है। इसके मैं और डिटेल से आपके साथ बात करूंगा, अभी इतना ही यहाँ समझिए। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा को फर्स्ट हाउस कहते हैं, ऐसे अपर हाउस। और ये क्या होता है, परमानेंट हाउस है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नहीं लिखा पॉइंट मैंने, तो यहाँ देख लो, मैं लिखे दे रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। क्या बोलते हैं,
इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। कुछ यहाँ पे बात समझ लो जो मुझे आपके साथ करनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250। अब इसमें क्या होता है कि 238 जो मेंबर होते हैं वो 238 मेंबर इलेक्टेड बाय दी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। इनको इलेक्ट कैसे वो किया जाता है? तो इसमें जो इलेक्शन इसका होता है, इनका इलेक्शन डायरेक्टली ना हो करके इनडायरेक्टली होता है, और इनको जो चुनाव जो इलेक्शन होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली द्वारा होगा। जितने भी इंडिया के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो यहाँ से इनको इलेक्ट करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिप्रेजेंट किसको करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को। जितने भी स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करता है, और ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे। 12 नॉमिनेटेड मेंबर है। अब यहाँ पे मैंने टोटल बात की है, लिखा भी है ऊपर वाले कि इसमें टोटल 250 मेंबर होते हैं। अब 250 मेंबर में से 238 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इलेक्ट किए गए। इलेक्ट नहीं बोलूंगा तो इनको हाँ इलेक्ट ही लिख लीजिए। 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट मतलब ये बिना किसी इलेक्शन के आ सकते हो। इनको इलेक्ट करने का काम रहता है बाय दी प्रेसिडेंट, और इनको इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। अब इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो ऐसा कहीं भी एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें कुछ बातें यहाँ बोली गई है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो इनकी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो क्वालिफिकेशन होगी, सिंपल सा है कि वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन प्रकार की चीज़ों से उसका बैकग्राउंड होगा। इस प्रकार की चीज़ों से क्या होगा, उसका बैकग्राउंड होगा, वो आराम से नॉमिनेट हो सकता है। और ऐसे करके बहुत सारे जैसे फिल्मी एक्टर हैं, स्पोर्ट वाले कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम बता दूं। इससे पहले जया बच्चन है, जैसे अमिताभ बच्चन की बीवी गोविंदा भी रह चुके हैं, और इससे पहले आपका राज बब्बर, या फिर और बताऊं सचिन तेंदुलकर हैं, और भी ऐसे मेंबर्स हैं जो ऐसे जगहों पर आराम से रिप्रेजेंट हुए, मतलब कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर। अगर इनकी टर्म की बात करूं, टेन्योर की बात करूं, तो टर्म मतलब कि कितने साल तक रह सकते हैं, तो उनका टर्म कितना है? 6 ईयर। 6 ईयर रहता है। और 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं एवरी 2 ईयर पे, हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। इट इज अ परमानेंट हाउस। अभी वही मैंने बोला, ऊपर भी बताया क्या यह एक परमानेंट हाउस है, उसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया सकता। नेवर डिसॉल्व, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो इसके चेयरपर्सन रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है। मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो में ये सब बातें आपको जरूर दूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी राज्यसभा के बारे में, जो मैंने राज्यसभा से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ कर ली। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के बात करेंगे। और एक यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो एड्रेस जो हो रहा है, और यहाँ पे पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के हैं, तो राज्यसभा की एक हल्की सी इमेज बनाई गई। तो ये राज्यसभा की इमेज आपके सामने बताई गई है, ये देख सकते हैं। चलो हम आगे चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे। अब आता है द प्रेसिडेंट। तीसरा इंपोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उसी प्रकार मतलब जुडिशरी, उसी प्रकार इंडियन पार्लियामेंट के भी 3 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 3 पिलर हैं। ठीक है, कितने पिलर हैं? 3 पिलर। पहले पिलर की हमने बात की, पहला फर्स्ट पिलर लोकसभा, सेकंड पिलर राज्यसभा, थर्ड पिलर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए मैंने बात कर ली कि आप पीछे बता भी चुका हूं, आर्टिकल 52 है। इंडिया हैव अ प्रेसिडेंट, इसमें मैं बता चुका इंडिया हैव अ प्रेसिडेंट। फिर मैंने बात की ऑल एग्जीक्यूटिव पावर हैव अ प्रेसिडेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। इसी को मैंने बोला हेड ऑफ द स्टेट में, पीछे भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, चलो मुझे इसका आंसर जरूर जरूर देना। व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
स्टेट का मीनिंग क्या है और इसके लिए कुछ आर्टिकल भी हैं, कुछ इंपोर्टेंट बातें भी हैं, ये मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप मुझे स्टेट बर्ड का मतलब बताना, क्योंकि हर बार यहाँ स्टेट बर्ड आपको मिलेगा। यहाँ लिखा भी है हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या केरल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों से किस्सा नहीं है, इसका कुछ और मतलब है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर कहेंगे, मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अब आता है पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। क्या कहा, ये पार्लियामेंट, क्या कहा, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन किसी भी मेंबर का, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। क्या लिखा है, एनी हाउस, व्हाट, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो याद रखना कि किसी भी मतलब हाउस का मेंबर नहीं होता है। गिवन अप्रूवल असेंट ऑफ बिल, यहाँ मीनिंग आया है विल, व्हाट इज विल, विल क्या होता है, विल समझो क्या होता है। फिर एक वर्ड सुना होगा एक्ट, एक्ट क्या होता है। फिर एक मीनिंग सुना होगा लॉ, लॉ क्या होता है। ये कुछ मीनिंग आपको दे के रखे हैं, बिल, एक्ट और लॉ। बिल, एक्ट और लॉ की बात करूं, बिल वो होता है कि जब कोई अप्रूवल या देश के लिए कानून बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंटली काम किया जाता है, और जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में रहता है और प्रेसिडेंट के जब तक साइन नहीं हो जाते उस डॉक्यूमेंट पर, तब तक वो बिल कहलाता है। और जैसे ही इसके ऊपर साइन होने के बाद प्रेसिडेंट इसे अप्रूवल दे देता है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तो ये तुरंत ही क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, तुरंत ही ये लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब इम्पोर्टेंट है कि एक्ट कब बनेगा, एक्ट कब बनेगा, जब कोई इम्पोर्टेंट इसके लिए, मतलब मैं इसकी और डिटेल से बात कर दूंगा कि गजेटेड में जब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, गजेटेड मतलब इंडियन गजेटेड बोल सकते हैं, क्या होता है मैं इसको और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। अब ये समझो बिल से एक्ट, बिल से लॉ, और एक्ट की प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे है बिल और लॉ। तो बिल पहले रहता है कि जब तक वो लोकसभा राज्यसभा में रहता है, इसके बाद फिर जाके वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। लॉ बनने का मतलब है कि फिर इसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और ये सब चीजें बेसिक है। चलो आगे चलते, कुछ और बात सुनो। समन्स, प्रोग्यूज और डिसॉल्व एंड लोकसभा। तो क्या होता है, समन जारी करना, प्रोग्यूज करना, डिसॉल्व करना, तो ये सारी प्रोसेस लोकसभा में हो सकती है। कि जैसे कुछ मीनिंग है डिसॉल्व करना, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है कि उस कब उसको डिसॉल्व करेगा, कब उसको डिसॉल्व करे। डिसॉल्व मतलब होता है, हिंदी में बता दूं, विघटन। क्या होता है, विघटन। तो कभी भी उसको क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। मतलब जब लगता है, क्योंकि देखो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मीनिंग हमने पढ़ा था कि लोकसभा क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। और कैसा हाउस है लोकसभा, एक मैं आपको बता दूं टेम्पररी हाउस है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। और जब इसको हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी हाउस है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्पररी हाउस का मतलब कैसे कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे डिसॉल्व करना, तो ये केवल लोकसभा में होगा, ये प्रोसेस राज्यसभा में नहीं होगा, लोकसभा में होगा। क्योंकि लोकसभा कैसा है, टेम्पररी हाउस है, कभी भी विघटन कर देती है जब ऐसा लगता है। क्या लगता है, कि ऐसा लगता है कि अब हमारे पास मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास एक स्पष्ट बहुमत नहीं बचा है, तो ऐसे में इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। बात आती है समन की, इसके समन क्या होता है, समन मतलब होता है सेशन को एडजस्ट करना, मतलब कि सेशन को बुलाना। क्या होता है, इसका मैं हिंदी मतलब बता दूं कि सदन को बुलाना। सदन मतलब हाउस, सदन बुलाना, या उसको मीटिंग के लिए, किसके लिए, मीटिंग के लिए बुलाते हैं, किसके लिए बुलाते हैं, मीटिंग के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है समन। समन मतलब ये कौन किसके पास पावर होगी, प्रेसिडेंट की बात होगी। प्रोरोग्यूज मतलब होता है आपका, किस हिंदी में इसका मीनिंग समझेंगे तो मैं जरूरत नहीं समझती, मैं कहता हूँ हिंदी में बताना, लेकिन इसको इंग्लिश में ही सुन लो कि इसका मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट में हमारे मतलब स्पेशली बात करूँ, 3 सेशन होते हैं, ये सेशन 3 होते हैं। ठीक है, इस सेशन को बुलाने का काम मतलब उसी को बोलते हैं समन। सेशन को बुलाने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट। इसमें 3 सेशन होते हैं, जैसे कि बजट सेशन। सबसे मैं पहले बता दूं, जैसे कि आपका सीजन के हिसाब से चलता, समर, समर, विंटर, विंटर, और मानसून, मानसून। ये 3 सेशन होते हैं। मान लो एक सेशन खत्म होने के बाद दूसरा सेशन खत्म होता है, जैसे ही एक सेशन खत्म होता है,
और दूसरे सेशन खत्म होने के बाद तो ये भी पावर प्रेसिडेंट की बात है। जैसे मान लो बजट सेशन चल रहा है या मानसून सेशन चल रहा है, और मानसून सेशन के बाद समर सेशन आने वाला है, मतलब विंटर सेशन आने वाला है। जैसे अभी अपना चल रहा है मानसून वाला, अब विंटर आ जाएगा, तो विंटर सेशन इन दोनों के बीच में जो टाइम रहता है वो लगता है कि अभी इसमें एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे। जैसे मैंने कहा 4 महीने का हो गया विंटर, 4 महीने का हो गया समर और 4 महीने का हो गया मानसून। 4-4 महीने के सेशन है। मैंने यहाँ पे आपको एक बेसिक समझाया, जबकि एक सेशन और होता है, टोटल 4 है। मैं बात करूंगा फिर आपकी। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा कि अभी इतना समझो कि 4-4 महीने के सेशन है, और 4 महीने के लिए यहाँ पे लोकसभा ने 3 महीने का सेशन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर दूसरा सेशन स्टार्ट होने के लिए अभी कितना 1 मंथ रिमूव, मतलब अभी रिमेमिंग है, तो 1 मंथ बचा हुआ, 1 महीना जो बचा हुआ, लगता है कि ऐसा कि अभी पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कशन नहीं हो रहा, पार्लियामेंट में मेंबर आपस में नहीं बढ़ रही है, या अपोजिशन बार बार उनको क्लैश कर रही है किसी टॉपिक को लेके। ये सब चीजें अगर चलती रहती पार्लियामेंट में, अगर ऐसा सब कुछ होता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो इसको 1 महीने पहले क्या कर सकता है, प्रोरोग यूज कर सकता है आराम से, ऐसे सेशन को पूरा रोक सकता है। और ये नए सेशन में फिर से आएगा। जब ये नया सेशन बुलाया जाएगा तो उसको समन कहेंगे। डिजोल्व मैंने क्या कहा, डिजोल्व मतलब टोटल होता है, पूरा टोटल उसको, हाउस को मतलब टोटल खत्म कर देना और डिजोल्व कर देना। ठीक है, यहाँ आप ये चीजें समझ गए होंगे। मैंने बेसिक आपके साथ यहाँ बात की, तो मैं वीडियो की मतलब इसकी अपने लेक्चर की ज़्यादा ड्यूरेशन ना लेते हुए मैंने यहाँ आपके साथ कुछ टॉपिक को स्पेशल बात कर ली है, और यहाँ हम आपके इसी सीरीज के साथ इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बता सकते हैं। हाँ, अगर और भी किसी प्रकार की क्वेरीज है स्पेशल मेरे फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए, जिससे मैंने उनसे प्रॉमिस किया था ऑफलाइन करने का, लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन मेरा ये प्रॉमिस मैं उनको ज़रूर पूरा करूंगा बहुत जल्द। और यहाँ मैं आपको चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन, वही स्पिरिट होगी, वही पावर के साथ, वही एक के मतलब कह सकते हैं स्पिरिट के साथ, वही एनर्जी के साथ, तो सब आपको वही मिलेगा, वही डाटा मिलेगा। ऑनलाइन में और बेटर कर सकता हूँ बेटा। तो सारे बच्चों से मेरी एक छोटी सी वो है कि सारे बच्चे कंटिन्यू रहें, और मैं अगर आप ही की रिक्वेस्ट पे आया हूँ तो फिर यहाँ आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें। तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।